कई बार ऐसा होता है कि पुलिस किसी एक में लगी रहती है और वह केस खुलता है तो फिर ना मालूम ऐसे कई सारे और पन्ने खुल जाते हैं। बरसों बीत जाते हैं किसी एक केस को सॉल्व करने में, और बरसों बाद जब वो केस सॉल्व होता तो पता चलता तो ये तो कुछ नहीं है जिसके लिए हमने 20, 25, 30 साल लगा दिए। असली केस तो इसके पीछे थी, आगे। और ऐसी एक कहानी है जो इस वक्त ब्रिटेन में चर्चा में है, क्योंकि अभी लेटेस्ट कहानी है, इसी मंथ की कहानी है, बल्कि अभी नवंबर की ही है। इस कहानी की हालांकि शुरुआत होती है करीब 24-25 साल पहले। बात 1987 की है। एक टनब्रिज वेल्स, वहाँ पे 2 लड़कियाँ रहती थी, दोनों अलग अलग रहती थी। इनमें से एक का नाम था वेंडी, ये एक स्टोर मैनेजर थी और इसी शहर में रहती थी। 22 जून 1987 को ये ऑफिस से घर आती है और उसके बाद वेंडी की लाश मिलती है। वेंडी के जिस्म पे कपड़े नहीं थे। बाद में पोस्टमार्टम और बाकी चीज़ों से पता चलता है कि उसके साथ रेप हुआ, उसके बाद गला घोंटकर उसे मार डाला गया। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीना बीतता है। 24 नवंबर 1987 को इसी टनब्रिज वेल्स में एक और लड़की की लाश मिलती है। उसकी उम्र करीब 25 साल थी। उसका नाम था कैरोलिन पियर्स। कैरोलिन पियर्स घर से गायब हो गई थी। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे ड्रॉप किया था मोटरसाइकिल पर और उसके बाद वो फिर मिली नहीं। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा गई। करीब 1 हफ्ते के, बल्कि 3 हफ्ते के बाद कैरोलिन की लाश उसके घर से 40 मील दूर एक जंगल, एक झाड़ी में मिली। उसके भी जिस्म पे कपड़े नहीं थे। बाद में पता चला कि उसके साथ भी रेप हुआ। तो 3-4 महीने के अंदर अंदर एक 20 साल और एक 25 साल की 2 लड़कियां, कैरोलिन और वेंडी का कत्ल और फिर रेप। कातिल जो भी था उसने उसका सारा सामान भी अपने साथ ले गया, जैसे घर की चाबी हो या फिर कुछ और दूसरी चीज़ें हों, वो अपने साथ ले गया था। पुलिस मामले की जांच करती रही लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। 10 साल, 20 साल, 25 साल बीत गए। इस दौरान में बाकी दुनिया की तरह इंग्लैंड में भी जो केस और क्राइम होते हैं, एक डेटाबेस तैयार होता है डीएनए का, जो हमारे यहाँ भी हो रहा, लेकिन अभी हम बहुत सुस्त रफ्तार से चल रहे हैं। तो इंग्लैंड में भी डेटाबेस तैयार हो रहा था डीएनए का। 1987 में जब ये दोनों लड़कियों का कत्ल हुआ, इनका भी डीएनए सैंपल कलेक्ट किया गया था और उसको डेटा बैंक में रख दिया गया। जब तब बीच बीच में क्राइम होता, चूंकि ये केस अनसॉल्व था, उन डीएनओ के साथ मैच किया जाता, कोई मैचिंग होती नहीं और केस अनसुलझा रहा। 25 साल बीत गए। इसके बाद पिछले साल दिसंबर 2020 में एक शख्स को पुलिस एक केस के सिलसिले में गिरफ्तार करती है। अब उसका भी डीएनए सैंपल लिया जाता है। डीएनए सैंपल लेने के बाद एक रूटीन है कि जो अनसॉल्व केसेस हैं उनकी फाइलों के साथ मैच करो, शायद पुराने केस मिल जाए। तो उस शख्स का भी डीएनए मैच किया गया। जब उस शख्स का डीएनए मैच किया गया तो सारे पुराने केसेस के साथ साथ वेंडी और कैरोलिन की जो सैंपल लिए गए थे डीएनए के, उनसे मैच किया गया। काफी हद तक डीएनए उसका मैच कर गया, लेकिन 100% नहीं था, 90% के आसपास। अब पुलिस को लगा कि हो सकता है ये कातिल है, लेकिन ये भी था कि श्योर कैसे हो, 100% तो मैच कर नहीं रहा। तो अब डीएनए में ये होता है कि जिस शख्स का डीएनए मैच कर रहा है, फिर उसकी फैमिली पे बात आती है। क्यों, डीएनए हर शख्स का अलग होता है, लेकिन जब मैच होता है तो फैमिली का डीएनए जो है वो मैच करता है। कुछ के थोड़े बहुत हेर फेर होते हैं। तो जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया था, उस शख्स के परिवार में 4 लोग थे। पुलिस तय करती है कि अब इन 4 का भी डीएनए करते हैं, सैंपल लेते हैं, चेक करते हैं, क्या पता 100% मैच कर जाए। 3 का डीएनए होता है, कोई पता नहीं चलता है। चौथा एक और शख्स था, डेविड फुलर, 67 साल, 67 ईयर ओल्ड। अब पुलिस डेविड फुलर को बुलाती है और उसका सैंपल लेती है और डीएनए मैच करती है इसी वेंडी और कैरोलिन के साथ। जैसे ही डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आती है, 100% मैच कर जाता है। अब पुलिस हैरान रह जाती है। करीब 24 साल पुराने 2 कत्ल का कातिल, जिसका डीएनए उन दोनों लाशों के साथ बरामद सैंपल से 100% मैच कर रहा था, इसका मतलब है कि कातिल डेविड फुलर है। पुलिस डेविड फुलर को गिरफ्तार कर लेती है, उससे पूछताछ करती है। वो लगातार इनकार करता है। वो कहता है कि मेरा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं, लेकिन पुलिस के पास डीएनए सैंपल एक बड़ा हथियार था। अब पुलिस बाकी चीज़ों की जांच करने का फैसला करती है। इस दौरान में पुलिस जांच करती रहती है। थोड़ी सी कहानी फ्लैशबैक में चलती है। 16 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी डेविड फुलर ने। पढ़ाई छोड़ने के बाद इसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया।
और वहीं पे इसने कुछ दिन काम किया। 1972 में इसने शादी की और तब इसके 3 बच्चे थे, लेकिन फिर इसका अपनी बीवी के साथ तलाक हो गया, क्योंकि उसका ये इल्ज़ाम था कि उसकी बीवी का किसी और के साथ अफेयर है। तो पहली बीवी का जब तलाक हुआ तो उसके बाद ये टोन ब्रिज पहुंच गया और यहाँ पे इसकी मुलाकात एक और सैली नाम की महिला से हुई। फिर इन दोनों ने शादी कर ली 1982 में और इनके साथ भी एक बेटा हुआ। लेकिन फिर करीब 17 साल तक शादी के बाद एक साथ रहने के दोनों अलग हुए और इस बार फुलर का इल्ज़ाम था कि जिस साइकिलिंग क्लब का वो मेंबर था उसी के एक मेंबर के साथ उसकी बीवी का अफेयर था और इसलिए उसने उसको डिवोर्स कर दिया। देन इसके बाद एक माला नाम की तीसरी लेडी मिलती है और ये तीसरी शादी करता है केंट में और इससे फिर एक बेटा होता है। तब तक ये केंट के ससेक्स हॉस्पिटल में, केंट और ससेक्स दोनों जगह पे ये रहा था, हॉस्पिटल में काम कर रहा था डेविड फुलर और अपनी इसकी ज़िंदगी सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी। अब पुलिस ने इसका पूरा प्रोफाइल निकाल लिया और इसके बाद अब पता करने की कोशिश की कि आखिर और सबूत कहाँ से जोड़ें जिससे कि ये डीएनए मैच के साथ आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा बाकी चीज़ें। अब पुलिस ने धीरे धीरे करके उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की, कहाँ पे काम किया, कैसे काम किया, क्या कुछ किया। अब इसी दौरान में पुलिस को इसके घर जाने का मौका मिला। जो सारी चीज़ें थी जानकारी हासिल करने के बाद पुलिस इसके घर पहुंचती है। जब पुलिस घर पहुंचती है और घर की तलाशी लेती है तो पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो 2 कत्ल के सिलसिले में डेविड फुलर को गुनहगार ठहराने के लिए सबूत इकट्ठा करने उसके घर आई थी, लेकिन घर में रखी चीज़ों ने जब अपनी तरफ पुलिस का ध्यान खींचा, उसे देखने के बाद पुलिस को लगा कि ये शख्स है क्या, कौन है ये। डेविड फुलर के घर से ऐसे बहुत सारे फ्लॉपी मिले, बहुत सारी सीडी मिली, डिस्क मिले, डीवीडी मिला, डायरी मिली, तस्वीरें मिली, हजारों ऐसी चीज़ें मिली। अब ये वो चीज़ें थी जिनको फ़ौरन देखकर कुछ किया नहीं जा सकता था, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी थी। अब पुलिस बैठती है, उसकी डीवीडी, उसकी फ्लॉपी, उसके पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव सबको खंगालती है। जब वो देखना शुरू करती है तो एक अजीब चीज़ सामने आती है। पता चला केंट, ससेक्स, इन तमाम जगहों के 3 हॉस्पिटल में इसने फुलर ने काम किया था 2006 से 2020 तक, जब ये गिरफ्तार हुआ दिसंबर में एक इलेक्ट्रीशियन के तौर पर। इसने जो काम किया था ससेक्स, ट्यूनब्रिज वेल्स अस्पताल और 1-2 जगह पे इसने काम किया। करीब 3 हॉस्पिटल के नाम है बड़े बड़े। और पता चला कि वहाँ पे ये इलेक्ट्रीशियन के साथ साथ खासतौर पर वहाँ के मॉर्चरी, मुर्दा घर में काम करता था, इसकी ड्यूटी लगती थी। पुलिस ने जब सारे हार्ड ड्राइव और ये सारी चीज़ों से घर से बरामद चीज़ों को देखा तो जो डायरी मिली उसमें 99 नाम थे और उन 99 के बारे में पूरा डेटा इसने तैयार कर रखा था। जो फ्लॉपी और हार्ड डिस्क वो मिले उसमें तस्वीरें थीं उन 99 मुर्दा लाशों की। कुछ तस्वीरें ऐसी थीं जिनमें वो लाशों के साथ संबंध बना रहा है, मतलब लाशों की इज्जत लूट रहा है, आबरू। हालांकि लूटना क्या, क्योंकि मुर्दा है, उन्हें तो कोई विरोध भी नहीं कर सकते। जब सारी और छानबीन की गई, तस्वीरों को देखा गया, तो पता चला कि उन लाशों में से एक लाश की उम्र करीब 100 साल की थी जो मौत हुई थी। उसने उस 100 साल की बुजुर्ग लेडी के साथ भी एक तरह से रेप किया मुर्दा घर के अंदर। और सबसे कम उम्र की जो रिकॉर्ड मिली वो 9 साल की बच्ची की थी जिसकी मौत हुई थी। तो 100 साल से लेकर 9 साल की उम्र के दरमियान के तमाम मुर्दे जो इन 3 अस्पतालों के मुर्दा घर में रखे गए थे, उनके साथ 2008 से लेकर 2020 यानी 12 सालों में डेविड फुलर ने रेप किया लाशों के साथ। हर रेप या हर लाशों के साथ ये अमानवीय हरकत करने के बाद वो उनके अस्पताल से ही डिटेल निकालता, उनका नाम, पता, कैसे मौत हुई, उनकी तस्वीरें, और इन सब को इकट्ठा करके रखता। बाकायदा उसने अपनी डायरी में डेट, वक्त सब लिखा था कि कब किस लाश के साथ वो सोया, और ये सारी चीज़ें नोट करता जाता और इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड अपने घर पे रखता। जब ये सारी चीज़ें हुई और पुलिस को ये जब सारी चीज़ें मिली, फिर डेविड फुलर से पूछा गया। 2 कत्ल का इल्ज़ाम से वो अपने दामन को छुड़ाता रहा, बचाता रहा था कि मैंने कत्ल नहीं किया। लेकिन जब ये सारी चीज़ें आईं तो डेविड फुलर ने फ़ौरन मान लिया, बोला हाँ, मैंने करीब 12 साल तक
अलग अलग अस्पतालों के मुर्दा घरों में लाशों के साथ सेक्स किया। उसने अपने डिफेंस में बताया कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं, पता नहीं मुझे कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा करना चाहिए, इसलिए मैं करता रहा। लेकिन पुलिस ने फिर छानबीन की तो पता चला कि वो एक नॉर्मल इंसान है और वो अच्छे रिलेशन भी बना सकता है। उसकी तमाम पत्नियों ने भी गवाही दी। फिर उससे पूछताछ की गई। एक अजीब बात उसने ये कही कि आप मुझसे जितनी भी जानकारी है, कितने गिनती पूछ लो, आप सब बता दूंगा, लेकिन किन किन लाशों के साथ क्या क्या किया, कैसे किया, ये डिटेल में आप मुझसे मत पूछो, मैं डिटेल में जवाब देना ही नहीं चाहता हूँ। और उसने डिटेल में जवाब नहीं दिया। अब एक अजीब त्रासदी है, एक वो देखिए अफसोसनाक पहलू इस कहानी का, कि इन सारी चीज़ों के बाद जब उसे लगा कि अब कुछ बचने का रास्ता नहीं है, उसने उन दोनों लड़कियों के कत्ल के जुर्म को भी कबूल कर लिया जिनके साथ उसका डीएनए मैच किया था और जिसकी वजह से वो रडार पे आया था। उसने कहा उसने उन दोनों को भी मारा और उसने अपनी इसी हवस के लिए उन दोनों लड़कियों को मारा था। तो उस कत्ल को कबूल करने के बाद कोर्ट ने उसे गिल्टी माना, लेकिन अभी सज़ा का ऐलान नहीं हुआ। लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि जिन 99 लोगों के साथ उसने मुर्दा घरों में, जिन मुर्दा लाशों के साथ उसने ये गैर इंसानी हरकत की, एक अजीब शर्मनाक, इन सारी चीज़ों का प्रूफ भी अगर हो जाए, साबित भी हो जाए, तो इसके लिए जो मैक्सिमम सज़ा है वहाँ पे 2 साल है। मतलब करीब 100 मुर्दों के साथ ऐसी हरकत, और इसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल, सिर्फ 2 साल, 2 ईयर्स। बाकी 2 कत्ल के लिए अदालत के ऊपर है, लंबी सज़ा होगी। लेकिन ये एक दूसरा पहलू है उसका। तो अभी उस कत्ल के लिए सज़ा सुनाई नहीं गई है, क्योंकि दिसंबर में पकड़ा गया था। अभी कल की या परसों की बात है, 2 दिन पहले की, जिसमें वो उस कत्ल की बात उसने एक्सेप्ट किया। शायद 3 नवंबर की बात है ये, और वो गिल्टी करार दिया गया है। लेकिन पनिशमेंट कितनी है, सज़ा कितनी, नहीं मालूम। हालांकि अभी भी ये पुलिस को डाउट है कि ये बात 99 की कर रहा है, लेकिन उसके घर से जो तस्वीरें मिली हज़ारों की तादाद में, अब उनमें कौन विक्टिम है कौन नहीं है, इसके बारे में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है। तो हो सकता है ये तादाद 100 से भी ऊपर जाए। दूसरा इस कहानी का अफसोसनाक एक पहलू ये है कि जब से ये खबर ब्रिटेन की मीडिया में आई, इस डेविड फुलर की, कि मुर्दा घर के मुर्दों के साथ 100 साल की लेडी से लेकर 9 साल की बच्ची के साथ जो इसने हरकत की, इन 3 अस्पतालों के मुर्दा घरों में पिछले 12 सालों में जितनी लाशें लाई गईं, उनके घर वाले बेचैन हैं, सिर्फ ये सोचकर कि कहीं उनके अपनों के साथ, उनके अपनों की लाशों के साथ भी तो ये हरकत नहीं की उसने। और ये सोच कर आप उनकी ज़हनी हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि जीते जी तो पता नहीं इस दौर में सुकून मिले ना मिले, कम से कम मरने के बाद तो इंसान को सुकून से छोड़ देना चाहिए मरने के लिए। लेकिन यहाँ ये भी नहीं। और ये अकेली कहानी नहीं है कि ब्रिटेन से आई है। बहुत पहले इसी कहानी में आपको एक पाकिस्तान की कहानी सुनाई थी, जिसमें एक शख्स था जो कब्रिस्तान में ही काम करता था और वो इंतज़ार में रहता था कि कब किसी लेडी की लाश आए, और जैसे ही वो दफना के जाते थे वो उसी रात कब्र खोदता और उनके साथ यही सारी चीज़ें करता था। वो पकड़ा गया। इंडिया में भी ऐसे 1-2 कहानियाँ सामने आई थी। तो दुनिया भर में पड़े हुए हैं ऐसे बीमार और ऐसे दिमाग के लोग। लेकिन उनके बारे में सोच के वाकई बड़ी वो होती है कि जिन लोगों की अपनों की लाशें इन अस्पतालों में इस पीरियड में रहीं जिस दौरान में डेविड फुलर ने उनके साथ ये सारी हरकत की थी। तो ये थी एक अफसोसनाक कहानी हमारे ही बीच से उठे एक ऐसे इंसान की जिसके पता नहीं दिमागी हालत क्या थी। उसने होशो हवास में किया, क्योंकि मैं, हालांकि मेरा मानना है अदालत और कानून की नज़र में जो भी हो मेंटल लेवल पर, लेकिन जो इस तरह के काम करे, मुझे लगता है कि वो इंसानी बिरादरी, इंसानी समाज या इंसान कहने शायद लायक भी नहीं है।